हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं कृष्ण कुमार स्वामी हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर हमारे यूट्यूब चैनल के बागावास पर। आज हम बात करेंगे हमारी राजभाषा हिंदी के बारे में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं हिंदी की वर्णमाला से संबंधित सामग्री लेकर के आया हूं, जिसको हमने नाम दिया है वर्ण विचार। वर्ण विचार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिवार्य विषय वस्तु रही है। हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वर्ण विचार। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे लोगों को आपस में बातचीत करने के लिए भाषा की जरूरत महसूस हुई। भाषा शब्दों के सार्थक मेल से बनती है, जबकि जो शब्द हैं वो वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। अगर हम कहें कि वर्ण ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, लेकिन जो अक्षर होते हैं वो उच्चारित रूप होते हैं। अर्थात जब हम किसी भाषा को जब लिखते हैं तो लिखते समय जब सबसे छोटी इकाई इस्तेमाल की जाती है उसको वर्ण कहते हैं। लेकिन जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो बोलते समय जो सबसे छोटी इकाई प्रयोग में ली जाती है उसको अक्षर कहते हैं। जब वर्णों को एक निश्चित क्रम में जमा दिया जाता है तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसको वर्णमाला कहते हैं। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, सुव्यवस्थित ढंग को वर्णमाला कहते हैं। आपको पता होगा हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार कुल 44 मूल वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल 44 मूल वर्ण होते हैं। स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त वर्णमाला में एक भाग और होता है जिसको अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। अर्थात न तो ये किसी के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अभी मैंने बताया भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई जिसको बोला जाता है वो ध्वनि होती है, जबकि सबसे छोटी लिखित इकाई जो लिखा जाता है उसको वर्ण कहते हैं। तो अभी तक हमने इतना ही देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 मूल वर्ण होते हैं, जिसको हम स्वर और व्यंजन में बांटते हैं। इसके अलावा एक भाग और होता है जो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। पहले बात करते हैं स्वर की। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, उनको स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या 11 होती है। ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनमें दूसरे स्वर सम्मिलित नहीं होते हैं और जिनका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ह्रस्व स्वर हैं, 4 होते हैं। इनमें दूसरा स्वर नहीं जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यानी कि जब मात्राएं गिनी जाती हैं तब इनको एक मात्रिक स्वरों में गिना जाता है। दीर्घ स्वर ये स्वर जो दूसरों से मिलकर के बनते हैं, यानी कि दो स्वर आपस में मिल जाते हैं और उनके उच्चारण में जब दुगुना समय लगता है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनमें दो स्वर आपस में मिले हुए होते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो हमने देखा स्वर दो प्रकार के हुए। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। अभी मैंने बताया दीर्घ स्वर दो स्वरों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो पहले देखें, ए और ए मिलकर के आ बनता है। ई और ई मिलकर के बड़ी ई बनती है। ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बनता है। इसके अलावा ए और छोटी ई मिलकर के ए बनता है। ए और छोटा ऊ मिलकर के ओ बनता है। आ और ए मिलकर के आई बनता है और आ और ओ मिलकर के औ बनता है। फिर से देखें, ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ई, ए प्लस ई बराबर ए प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ए बराबर आई और आ प्लस ओ बराबर औ। यहाँ पर ये जो लास्ट के 4 स्वर हैं
इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दो अलग अलग प्रकार के स्वरों को आपस में मिलाया गया है। अयोगवाह वर्ण ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुस्वार, जिसको हम अंग कहते हैं। दूसरा होता है विसर्ग, जिसको अह कहते हैं। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो अह होता है। तो अयोगवाह वर्ण दो प्रकार के हुए, अनुस्वार अंग, विसर्ग अह। अयोगवाह वर्ण स्वर के साथ प्रयुक्त होते हैं, ये अकेले प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए ये अयोगवाह कहलाते हैं, क्योंकि ये अकेले नहीं होते हैं। और ये सदैव दीर्घ स्वर माने जाते हैं, ये कभी स्वतंत्र प्रयोग में नहीं आते हैं। इनका उच्चारण हमेशा स्वर के बाद में होता है। अंग और अह का उच्चारण हमेशा स्वर के बाद में होता है, और ये कभी भी अकेले प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अनुनासिक अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका की सहायता से होता है। ये न तो ह्रस्व स्वर होते हैं न ही दीर्घ स्वर होते हैं। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का जो पांचवा वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। वर्गीय व्यंजन अभी हम व्यंजनों में पढ़ेंगे, उसका जो पांचवा होता है अण न म, ये सभी अनुनासिक होते हैं और इनका उच्चारण स्थल नासिक होता है। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी अगर स्वर हटा दिया जाए तो उनका उच्चारण होना मुश्किल हो जाता है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। अब व्यंजनों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं: स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। पहले हम बात करें स्पर्श व्यंजन की, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये 25 होते हैं और इनको 5-5 के 5 सेट में बांटा गया, यानी 5 वर्गों में बांटा गया। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। ये वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ण, च वर्ग में च छ ज झ ण, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म आता है। ये आप जानते ही हैं। इन प्रत्येक 5 वर्गों के जो अंतिम पांचवें अक्षर हैं इनको अनुनासिक कहते हैं। इन 5 वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। इसके बाद बात करें अंतस्थ व्यंजन की, तो ये संख्या में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं। य र ल व, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। फिर ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। श श श है, श श स है। अंतस्थ व्यंजन 4 हुए, य र ल व। ऊष्म व्यंजन भी 4 हुए, स स है। इसके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त स्वर आए थे, वैसे ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, यानी कि 2 व्यंजन आपस में मिल जाते हैं और एक नया व्यंजन बनता है, उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मूल व्यंजन नहीं होते हैं। ये 4 हैं अक्षय, त्रय, ग और श्रय। अक्षय, त्रय, ग और श्रय। अक्षय में क हलंत है, हलंत का मतलब ये आधा ही प्रयुक्त होता है। क और श षटकोण ये मिलकर के अक्षय का निर्माण करते हैं। ऐसे त्रय में तय हलंत में और र ये त्रय बनाते हैं। ग में जय हलंत में और अण ये मिलकर के जय ग बनाते हैं। और श्रय श शंकर वाला हलंत में और र ये मिलकर के श्रय बनाते हैं। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये मूल व्यंजन नहीं होते हैं। स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्र में कंपन, हमारे गले में जो कंपन होता है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण। तो ये इस आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अघोष वर्ण, दूसरा होता है सघोष वर्ण। अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होते हैं उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 13 होते हैं। संख्या में 13 होते हैं। अघोष वर्ण 13 होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ, इस तरीके से प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन, इसके अलावा श, स और स, यानी कि तीनों स, इनको अघोष कहते हैं। तो संख्या 13 हो गई। 5 वर्ग, पांचों वर्ग के प्रथम 2-2 तो 10 तो वो हो गए, और 3 स, श और स, इन तीनों को मिला करके 13
अघोष वर्ण होते हैं। फिर सघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होते हैं उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। ये संख्या में 31 होते हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, तीसरे, चौथे और पांचवें, पहला और दूसरा तो अघोष में आ जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष में आ जाएंगे। तो 5 वर्ग हैं, 15 तो ये हो गए। इसके बाद य, र, ल, व और है, 5 ये हो गए, 20। इसके बाद सभी स्वरों की संख्या 11, वो भी सघोष होते हैं। तो आपके प्रत्येक वर्गों के 3-3 मिलाकर के 5 के हिसाब से 15, तो वो य, र, ल, व, है, 5 ये 20, और सभी स्वर तो 11 स्वर हैं, 11 मिलाकर के 31। इस तरीके से 31 सघोष वर्ण होते हैं। फिर से याद करें, अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2, इसके अलावा 3 स, ये मिलकर के 13 अघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके अलावा य, र, ल, व, है और सभी स्वर, ये सब मिलकर के सघोष वर्ण बनते हैं और इनकी संख्या 31 होती है। प्राण या श्वास के आधार पर भी वर्णों का वर्गीकरण होता है। इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है, यानी कि बड़ी आसानी से बोले जाते हैं, उनको अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि विषम वर्ण, पहला, तीसरा, पांचवा यानी कि विषम वर्ण। इसके अलावा य, र, ल, व, य, र, ल, व अर्थात अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व, ये सभी, इसके अलावा जो स्वर हैं, सभी स्वर ये भी अल्प प्राण होते हैं। तो फिर से याद करें, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें यानी कि विषम जो वर्ण हैं वो, इसके अलावा य, र, ल, व और सभी स्वर ये अल्प प्राण होते हैं। इसके बाद महाप्राण, जिनके उच्चारण में अधिक श्वास बाहर छोड़ी जाती है, उसको महाप्राण कहते हैं। तो बचे हुए वर्गों में पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण में आ जाता है, तो बच गया दूसरा और चौथा यानी कि सम संख्या वाले, तो दूसरे और चौथे वर्ण। इसके अलावा तीनों श और है, श, श, श और है, ये महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में आ गया 1, 3, 5 य, र, ल, व और सभी स्वर, ये अल्प प्राण होते हैं। और 2 और 4 और श, श, श और है, ये महाप्राण होते हैं। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थल की। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, काफ़ी बार पूछी जाती है, पटवारी वगैरह की, रीटी वगैरह की, इनकी एग्जाम्स में आती रहती हैं। उच्चारण स्थल आपको याद रखना है। कंठ है, यानी कि जिनकी उच्चारण, जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, तो क वर्ग, इसके अलावा ए और आ और विसर्ग, इन तीनों को कंठे माना जाता है। ए, आ, क वर्ग और विसर्ग। इसी तरह से तालव्य, तो ए आ के बाद में ई, ये तालव्य में आ जाता है। च वर्ग और य और शंकर, ये तालव्य में आता है। ए, आ, क वर्ग और विसर्ग ये कंठे में आते हैं। ई, च वर्ग और य और शंकर ये तालव्य में आते हैं। इसके बाद मूर्धन्य, तो री, ट वर्ग और र और श षटकोण, री, ट वर्ग, र और श षटकोण ये मूर्धन्य होते हैं। इसके बाद दंत्य, त वर्ग, ल और स सरस्वती, त वर्ग, ल और स सरस्वती ये दंते में आते हैं। ओष्ठे, उ और प वर्ग, पूरा प वर्ग, उ और पूरा प वर्ग ये ओष्ठे में आते हैं। ए और ऐ कंठ तालु में, ओ, औ कंठोष्ठ में। दंतोष्ठ होता है व, केवल व दंतोष्ठ माना जाता है। इसके अलावा नासिके, ये मैंने आपको पहले बताया था, प्रत्येक वर्ग के अंतिम 5वें जो अक्षर हैं ये नासिके में आते हैं, तो ये 5 होते हैं। फिर से देख लें, कंठे में ए, आ, क वर्ग और विसर्ग, तालव्य में ई, च वर्ग, य और श, मूर्धन्य में री, ट वर्ग, र और श, दंते में त वर्ग, ल और श, ओष्ठे में उ और प वर्ग, कंठ तालु में ए, ऐ, कंठोष्ठ में ओ, औ, दंतोष्ठ में व और नासिके में अंतिम 5वें वर्ण। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वर्ण विचार का मेरा वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। आखिरकार चलते चलते मैं इस वर्ण विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा कर लेता हूँ।
हिंदी वर्णमाला में ए अक्षर की मात्रा नहीं होती है, ए अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए स्वरों की संख्या तो 11 होती है लेकिन कुल मात्राओं की संख्या 10 होती है, कुल मात्राएं 10 होती हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल वर्ण 44 होते हैं, मूल वर्ण 44 होते हैं, जिनमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। यानी कि अगर हम विश्लेषण देखें तो स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जो अक्षय, त्रय, गे और शरय होता है। अयोग व है 2 होते हैं जो अंग और अह होते हैं। इसके अलावा एक अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं जिसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। एक तो होता है ड और एक होता है ढ, ड और ढ, इनसे किसी भी नए शब्द की शुरुआत नहीं होती है। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन, ये 4 होते हैं, श श श और है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य र ल व। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, आपके हिंदी के वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला